अभी दिख रहा है? इस वाले में दिख रहा है? नहीं मैम। नो मैम मैम। अभी भी नहीं दिख रहा? नहीं। व्हाट इज हैपनिंग? अभी देखो। दिख हम्म रहा है अब, दिख रही है मैम। हम्म। ओके। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच इज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर? हाँ, लास्ट प्ले कौन सा था शेक्सपियर का? स्वान सॉन्ग, ये द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट। करेक्ट। द टेम्पेस्ट। ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन। हेमलेट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश, मतलब विच ट्रेजेडी? हेनरी ये विलियम शेक्सपियर जो है, हैमलेट जो है कौन सी ट्रेजेडी से इंस्पायर्ड थी? सो द ये थी आंसर थॉमस इज किड की द स्पेनिश प्ले। स्पैनिश ट्रेजेडी। द स्पैनिश ट्रेजेडी बाय, ये लिखी थी थॉमस किट ने। यहाँ से भी चलो। थॉमस किड ने। ओके, थॉमस किड ने। ठीक है। इसके अलावा भी थे कोई क्वेश्चन? यही थे ना? 5 क्वेश्चन थे। एक और था यानी लास्ट। लास्ट क्वेश्चन बताओ। पता नहीं लास्ट क्वेश्चन वाज। यार। चार ही था मुझे लग रहा है। हाँ, 4 ही थे। मुझे भी लग रहा है क्योंकि मैंने 4 ही क्वेश्चन दिए थे। चलिए, अब आगे लिखेंगे। हेडिंग में लिखना शेक्सपियरियन सॉनेट्स। हेडिंग में लिखेंगे शेक्सपियरियन सॉनेट्स। शेक्सपियरियन सॉनेट्स। देखो, सबसे पहले इन्होंने जो सॉनेट्स लिखे थे वो 154 सॉनेट्स इन्होंने लिखे थे इन टोटो, यानी कि टोटल। ओके, टोटल इन्होंने 154 सॉनेट्स लिखे थे। और ये सॉनेट कब पब्लिश हुए थे? तो ये सॉनेट पब्लिश हुए थे, पब्लिश्ड इन 1609। 1609 में ये सारे सॉनेट्स क्या हुए थे? पब्लिश हुए थे। ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोनेट से रिलेटेड, इन्होंने जो सोनेट्स थे ना अपने, वो कुछ सोनेट्स जो है डार्क लेडी को डेडिकेट किए थे, और कुछ सोनेट इन्होंने फेयर लॉर्ड को डेडिकेट किए थे। तो इसमें लिखेंगे इस तरीके से। वन 154 सोनेट्स, जिनमें से एक से लेकर 126 यहाँ तक, 1 से लेकर 126, सॉरी 127। 127 ये इन्होंने डेडिकेट किए थे फेयर लॉर्ड को। ठीक है। और इसमें क्या क्या नाम आ जाते हैं, जैसे ये है हेनरी रियोट्सले। हेनरी रियोट्सले। ये
हेनरी रियोत्सले, फेयर लॉर्ड, ठीक है, ये इनके फ्रेंड भी थे। और जो 120 127 से लेकर, ये 26 ही है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, 26 127 टू 154, जिसमें से ना एक्चुअल में वैसे तो लास्ट के जो 2 सॉनेट्स है ना वो क्यूपिड को डेडिकेटेड है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो टोटल ये 28 सॉनेट्स हो जाते हैं, ये 28 सॉनेट्स है और ये 126 सॉनेट्स है टोटल। तो ये 28 सॉनेट इन्होंने डेडिकेट किए थे डार्क लेडी को, डार्क लेडी को, जिसका नाम यहाँ पर ऐसा कंसिडर किया जाता है, मैरी फिटन, मैरी फिटन, मैरी फिटन। This is the lady to whom he dedicated his 28 sonnets. Okay. तो ये जो है इस तरीके से फेयर लॉर्ड को टोटल नंबर ऑफ सॉनेट्स डेडिकेटेड थे 126 एंड 28 सॉनेट्स, 28 सॉनेट्स जो है वो डार्क लेडी को डेडिकेट किया गया था, जिनका नाम कंसिडर किया जाता है मैरी फिटन। ओके, तो ये जो है सॉनेट से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ये नोट कर लिया आपने। इनके जो सॉनेट्स हैं वो आप देखेंगे जिसमें इन्होंने सारे सेंटिमेंट्स अपने इन सॉनेट्स के थ्रू जो है रिप्रेजेंट किए थे, जिसमें लव हो गया या फिर जेलसी हो गई, सॉरो हो गया, रिग्रेट हो गया, पैशन हो गया, टाइम हो गया, फ्रेंडशिप हो गई, ये सब जो है इन्होंने अपने इन सॉनेट्स में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बात करें सॉनेट्स की, तो इनके सॉनेट जो हैं वो कौन से किस तरीके से, मतलब इनका जो सॉनेट लिखा गया है इन्होंने, इनके सॉनेट को एक नया अलग नाम दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जो है इटली में पेट्रार्क नाम के एक पोइट हुआ करते थे, उन्होंने सॉनेट्स लिखे थे। बट ये जो राइटर थे विलियम शेक्सपियर, इन्होंने कुछ न्यू फॉर्म्स जो है सॉनेट की लेकर आए थे, तो इसलिए जो है इनके सॉनेट को इंग्लिश सॉनेट भी कहा जाता है। इनकी जो सॉनेट की फॉर्म है वो अलग है, मतलब हालांकि ये इन्फ्लुएंस थे पेट्रार्क से, लेकिन उन्होंने पेट्रार्क को कॉपी नहीं किया था, बल्कि थोड़ा सा अपना जो राइटिंग स्टाइल था उसको चेंज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनके सोनेट का स्टाइल देखेंगे, क्या किस तरीके से इन्होंने सोनेट लिखे हैं। देखिए सबसे पहले तो सोनेट होता क्या है, सोनेट इज अ 14 लाइन पोयम, इसको बोलते हैं सोनेट, ठीक है। तो इंग्लिश सोनेट या फिर जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसको 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया गया है, यानी कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि शेक्सपियरियन सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो है 3 क्वाट्रेन्स हैं एंड अ कपलेट। इसमें 3 क्वाट्रेन्स हैं और एक कपलेट है। अब क्वाट्रेन क्या होता है, व्हाट इज क्वाट्रेन? क्वाट्रेन कहते हैं क्वाट्रेन होता है 4 लाइन्स पोयम,
ओके, 4 लाइन्स पोयम। 4 लाइन की पोएम्स को क्वार्ट्रेन कहा जाता है। तो इसमें 3 लाइन्स हैं, 3 क्वार्ट्रेन्स हैं। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो गई, 12। और एक कपलेट है, यानी कि कपलेट मतलब पेयर, ठीक है। कपलेट यानी कि पेयर, इसका मतलब है यहाँ पर कितनी लाइन हो गई, 2 लाइन्स हो गई। क्वेश्चन आता है हाउ मेनी क्वार्ट्रेन्स आर देयर इन शेक्सपियरियन या फिर इंग्लिश स्टैंजा। सो there are 3 quatrains, and quatrain is the stanza of 4 lines, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनकी जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम इन्होंने खुद ही बनाई थी, अपनी राइम स्कीम इन्होंने खुद बनाई थी। और इनकी राइम स्कीम थी, इनकी राइम स्कीम है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ एंड जी 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 जी, ये इनकी राइम स्कीम है, ठीक है। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ विलियम शेक्सपियर्स सॉनेट्स, या फिर वी कैन से इंग्लिश सॉनेट या फिर शेक्सपियरियन सॉनेट। अब इसको, जैसे किसी को राइम स्कीम नहीं समझ में आ रही कि वही राइम स्कीम क्या है, तो मैं ये बता दूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया 3 क्वार्टरेंस हैं, तो 3 क्वार्टरेंस में स्टैंजा इस तरीके से होंगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एंड 4 लाइन। ये हो गया एक क्वार्टरेन, ठीक है। फिर दूसरा 1 2 3 4, ये हो गया सेकेंड क्वार्टरेन। और तीसरा थर्ड क्वार्टरेन 1 2 3 4, और लास्ट में कपलेट हो जाएगा। तो ये पूरी 14 लाइन की एक पोएम बन जाती है। अब इसमें राइम स्कीम का मतलब है हमारा कि जो भी पेयर बनेगा ना, वो ए बी, फिर ए और फिर बी, फिर यहाँ सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, देन जी और जी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो है सोनेट यहाँ पर मतलब जो पेयर है वो सोनेट में किस तरीके से बनता है। देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम कुछ शेक्सपियर का कोई सोनेट देखते हैं। जैसे एक बड़ा ही पॉपुलर सोनेट है, सोनेट नंबर 18, बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, ठीक है। तो ये जो सोनेट है ना, सोनेट नंबर 18, इसमें किस तरीके से पेयर बनता है, ये है आपका डी ए वाई डे, फिर बी में कुछ और होगा जैसे टेम्परेट, टेम्परेट, फिर डे का पेयर बनेगा इस थर्ड लाइन के साथ में, टेम्परेट का बनेगा फोर्थ लाइन के साथ टेम्परेट डेट। इसी तरीके से यहाँ पे चलेगा, और लास्ट में जैसे सी एंड डी, लास्ट में यहाँ पर पेयर में सी एंड डी, ये कपलेट है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द राइम स्कीम, यानी कि राइम स्कीम मतलब उसमें एक सेम साउंड निकलता है, ठीक है। So this is the rhyme scheme of Shakespearean sonnet A B C D C D E F
is GG. तो remember this. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया यहाँ पर, इसको मिटा दो। यस मैम। ओके डन। अब आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट की हम बात कर रहे थे यहाँ पर। तो जो शेक्सपियरियन सोनेट है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर, शेक्सपियर के सोनेट किन दो लोगों को डेडिकेट किए गए हैं? शेक्सपियर के सोनेट डेडिकेट किए गए हैं फेयर लेडी को, सॉरी फेयर लॉर्ड को एंड डार्क लेडी को। ठीक है, कई बार यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये 126 मैंने यहाँ लिखा है ना, यहाँ पर इसमें WH भी रहता है, WH। ठीक है, तो कई बार इनको भी एड्रेस किया जाता है WH को। ठीक है, सिर्फ इतना नाम आ जाता है इसमें शॉर्ट में, WH। ठीक है डन। अब यहाँ पर ये तो बात हुई इनके सोनेट्स की कि किसको डेडिकेट किए गए हैं। अब हम यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी देख लेते हैं इनके सोनेट से रिलेटेड, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। यहाँ लिख देती हूँ। इसमें देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो शेक्सपियर के कुछ सोनेट जो है ना WH को डेडिकेटेड है, कुछ हेनरी रियोस्ले, इन दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया है। कौन सी कैटेगरी? फेयर लॉर्ड की कैटेगरी, फेयर लॉर्ड। इसी तरीके से ना जो डार्क लेडी है, जो डार्क लेडी को डेडिकेट किए गए हैं, उसमें भी कुछ जो है अलग अलग लेडीज हैं, बट यहाँ पर ना सबको मिला के डार्क लेडी कहा गया है, पर यहाँ पर एक ही नाम आता है, मैरी फिटन का। अब हम इनकी कुछ इम्पोर्टेंट सोनेट लिख लेंगे। इम्पोर्टेंट सोनेट्स कौन कौन से हैं, ये लिख लीजिए। सबसे पहले तो लिखिए सोनेट नंबर, सोनेट, मैं ना शॉर्ट में यहाँ लिखती हूँ, आप पूरा लिखना नहीं। इसको इस तरीके से लिखो, सोनेट नंबर 18। आपको इस तरीके से लिखना है। लिख लिया सोनेट नंबर 18। देखो सोनेट नंबर 18 जो है ना, उसका टाइटल है शैल आई कंपेयर दी, shall I compare thee to a summer's day? Shall I compare thee to a summer's day? So this is sonnet number 18. Then sonnet number 29. Sonnet number 29 है, when in disgrace with fortune, when in disgrace with fortune and men's eye. men's eye। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो जहाँ पे मैन की बात होती है ना, वो सारे सोनेट जो है ना 126 के अंडर में ही होंगे, 126 के बाद के नहीं होंगे, क्योंकि 126 के बाद के जो सोनेट्स हैं उसमें लेडी का जिक्र है, और जो 126 तक है उसमें मैन का जिक्र है। ठीक है, सो
यहाँ पर एक तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि जो 126 के अंडर में है वो आपके जो है सोनेट नंबर 126 के अंडर में आ जाएंगे, और उससे ऊपर अगर कोई है तो उसमें कहीं ना कहीं लेडी का जिक्र होगा, जैसे अभी आगे देखेंगे। फिर है सोनेट नंबर 73। Sonnet number 73, what it says, that time of year, that time of year, thou mayst in me, mayst in me, behold, behold. ठीक है? ये यहाँ पर अपने फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने दोस्त को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज सोनेट नंबर 73। देन सोनेट नंबर 55, वैसे तो मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नॉट मार्बल, नॉट मार्बल, नॉर द गिल्डेड, नॉर द गिल्डेड माउंटेन्स, सॉरी, मॉन्यूमेंट्स हो। मॉन्यूमेंट्स, ये वाला। इसमें मैं ना अभी आपको और बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो भी टिक कराऊंगी। ये तो एक होता है ना, जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते तो लिखते थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से जो है यहाँ पर अभी हम टिक करेंगे। तो इसमें ना 18 को तो टिक कर लेना, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोनेट, एंड 29, दिस वन, दीज टू सोनेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन सोनेट नंबर 116 भी आता है, इसमें पूछा जाता है। सोनेट नंबर 116, लेट मी नॉट टू द मैरिज, लेट मी नॉट टू द मैरिज, टू द मैरिज ऑफ ट्रू minds, let me not to the marriage of true minds. This is the sonnet number 116. Then sonnet number 130, ये भी आता है। थर्ड नंबर पे ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ नंबर पे ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है आपका माई मिस्ट्रेस आइज, माई मिस्ट्रेस। देखो 130 है, अबव 126, ठीक है। अब मिस्ट्रेस की बात हो रही है, माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग like the sun, like the sun. My mistress' eyes are nothing like the sun. Okay, done. ये लिख लिया आपने। अब आते हैं नेक्स्ट। नाइन, 30, 31, 30। हाँ, एक ये भी पूछा जाता है इसमें ना, ये सोनेट नंबर 71 है। नो लॉन्गर मोर्न, नो लॉन्गर मोर्न
for me, no longer mourn, no longer mourn for me when I'm dead, when I am dead. Okay. So ये भी जो है इम्पोर्टेंट सोनेट है। इसमें ना एक्चुअल में ही इज टॉकिंग अबाउट द डेथ, जैसे कि मैंने अभी मैं थीम पे लिखवा देती हूँ कौन कौन सी थीम है। तो ये जो है बेसिकली एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, नो लॉन्गर मोर्न फॉर मी व्हेन आई एम डेड। ठीक है, तो ये जो सॉनेट्स हैं दीज आर द इम्पोर्टेंट सॉनेट्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और लास्ट में जो 153 and 154, these two sonnets are dedicated, yeah, are dedicated to Cupid. Okay, these two sonnets are dedicated to Cupid. अब जो क्यूपिड है उसको डेडिकेट करते हुए इन्होंने, क्यूपिड एक्चुअल में कौन है? हु इज क्यूपिड? क्यूपिड जो है ना गॉड ऑफ लव है क्यूपिड। ठीक है, ये ग्रीक गॉड ऑफ लव है। ठीक है, तो ये एक मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये माइथोलॉजिकल सॉनेट्स है। ठीक है, ये जो दो सॉनेट्स है ना, दीज टू सॉनेट्स आर माइथोलॉजिकल। ये क्या चला गया? दीज टू सॉनेट्स आर, अरे किधर गया भाई? दीज टू सॉनेट्स आर माइथोलॉजिकल सॉनेट्स। ठीक है, तो क्यूपिड को डेडिकेट करते हुए ये सोनेट लिखे गए हैं। ठीक है, डन। क्यूपिड लेड बाय हिज ब्राइड, ये तो जब एक्चुअल में जब आएगा ना एग्जाम में, मान लीजिए पूछ लिया गया आपसे, तो ये तो जब लिखा हुआ दिखेगा ना आपको वहां पे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्यूपिड का जिक्र हो रहा है। क्यूपिड लेड बाय हिज ब्रांड, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये लास्ट में इसके बारे में बात की गई थी। तो ये जो है लास्ट वाला सोनेट ही है, यानी कि सोनेट नंबर 153 है ये। ठीक है, दिस इज सोनेट नंबर 153, क्यूपिड लेड बाय हिज ब्रांड। ये जो है ना, ये इतनी लाइन पूछी जाती है। और पता लगा आप सबको, आपको जो है यहाँ पर दोनों दे दिए गए, मतलब उसमें ऑप्शन भी था 153, 154, 152, 151। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है 153 में क्यूपिड जो है लेड है, क्यूपिड लेड बाय हिज ब्रांड। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? और जो 154 है इसको भी नोट करना हो तो कर लो। इसमें ना क्यूपिड डायरेक्टली नहीं निकला गया है, इसमें क्यूपिड का जो एक्चुअल में जो क्यूपिड है ना उसको उसको डिस्क्राइब किया गया है। यानी कि क्यूपिड को यहाँ पर क्यूपिड ना बोलकर बोला गया है द लिटिल लव गर्ड lying lying once asleep। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर। 54 में क्यूपिड को एग्जैक्टली लव गॉड रिप्रेजेंट किया गया है, और 153 में क्यूपिड को डायरेक्टली रेफर किया गया, रेफरेंस जो है डायरेक्ट किया गया है।
यहाँ तक क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। तो ये तो जो इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट्स थे सोनेट से रिलेटेड। अब कुछ सोनेट जो है इन्होंने अपने प्लेस में भी यूज किए हैं। तो some plays in which he has used his sonnets। कुछ प्लेस हैं इनके जिनमें इन्होंने अपने सॉनेट्स को यूज किया है। कौन कौन से प्लेस हैं? एक तो है रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट। दूसरा है इसमें, सेकंड प्ले है इसमें हेनरी फिफ्थ, हेनरी फिफ्थ। और थर्ड प्ले है इसमें लव्स लेबर्स लॉस्ट। So these are the three plays in which he has used his sonnets। अब मुझे एक चीज बताओ जरा कि सोनेट जो है ना वो कितनी लाइन की पोयम होती है? 14 लाइन। 14 लाइन पोयम होती है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शनल सोनेट्स हैं जिनमें 14 लाइन्स नहीं है, मतलब किसी में 12 है, किसी में 15 लाइन है। तो वो मैं एक्सेप्शंस आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो सोनेट नंबर, इसको इस तरीके से लिखना, सोनेट नंबर 99, इस तरीके से लिखो। सोनेट नंबर 99 does not have sonnet number does not have 14 lines. It has 15 lines in the sonnet. Sonnet. It has 15 lines in this sonnet। इस sonnet में ना एक्चुअल में 15 लाइन्स है। तो ये जो है प्रॉपर sonnet को फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें 15 लाइन्स है। फिर उसके बाद दूसरा जो है sonnet नंबर 126। sonnet नंबर जो 126 है इसमें भी 14 लाइन्स नहीं है, इसमें जो है ना 6 कपलेट्स है। तो कितनी लाइन्स हुई बताओ, कितनी लाइन्स होंगी इसमें? 12। 12 लाइन्स, ठीक है। तो ये जो है इसमें एक्सेप्शंस की कैटेगरी में है। एक सोनेट नंबर 99 और एक सोनेट नंबर 126। इसमें ना कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी sonnets are there in Shakespearean sonnet where there is no 14 lines have been followed, या फिर there are not 14 line stanza in these sonnets। तो ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक होता है, ठीक है। तो 99 और 126, यानी कि जिस पर जो फेयर यूथ को जो डेडिकेट हो रहा है ना उसका लास्ट सोनेट जो है, ये दोनों फेयर यूथ या फिर फेयर लॉर्ड आप बोल सकते हो, ये इसी में है जिसमें राइम सॉरी स्टैंजा को प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अब राइम स्कीम हमने लिख ली है। शेक्सपियरियन सोनेट को हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। अब आती है बारी पोएम्स
पोएम्स रिटन बाय शेक्सपियर, पोएम्स रिटन बाय शेक्सपियर। तो इन्होंने कितनी पोएम्स लिखी है बताओ? इन्होंने टोटल नंबर ऑफ पोएम्स लिखी है 4, ठीक है। लेकिन जो पांचवी है ना, फिफ्थ पोएम जो है वो कोलैबोरेशन है। मतलब अगर ऑल इन ऑल हम देखें, अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है 3, 2, 4, 5, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन है ABCD, ये 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास है, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपको आंसर में 4 सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में ये 4 ना देकर यहाँ पर 6 दिया गया है, ठीक है, तब आपको आंसर 5 सेलेक्ट करना है। यानी कि अगर सेंटेंस ऑप्शन में 4 भी और 5 भी है तो आपको 4 सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर ऑप्शन में 4 नहीं दिया गया है ना, तो आपको 5 सेलेक्ट करना है। और अगर 5 नहीं दिया गया है तो डेफिनेटली 4 होगा, तो 4 तो वैसे भी आंसर होगा ही होगा। बात समझ में आ गई? अब देखो इनकी पोएम्स के नाम हम लिख लेंगे। मतलब प्रेफरेंस हमने 4 को देनी है ना? हाँ, प्रेफरेंस 4 को इसलिए देनी है क्योंकि ये जो 4 है ना, these 4 poems have हम्म, been fully written by Shakespeare। सो- लेकिन जो हम्म, फिफ्थ पोएम है वो कोलैबोरेशन है। मतलब कोलैबोरेशन भी क्या बोलेंगे हम, कि वो जो कलेक्शन है ना, उसमें शेक्सपियर की कुछ 4 या 5 ही पोएम है, बाकी क्योंकि वो 20 पोएम का कलेक्शन है, उसमें 15 पोएम किसी और ठीक की है, है, ठीक है। इसलिए हमें इन्हें 4 को ठीक ही है, प्रेफरेंस देनी है। अब इनके नाम लिखेंगे, कौन कौन सी पोएम इन्होंने लिखी थी। तो इन्होंने लिखी थी वीनस एंड एडोनिस, नंबर 1, वीनस एंड एडोनिस, नंबर 2, द रेप ऑफ द लॉक, नहीं लॉ तो उसकी एलेक्जेंडर पोप की, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, नंबर 3, अ लवर्स कंप्लेंट, फिर है द पैशनेट पिलग्रिम, एंड फिफ्थ इज द फोनिक्स, द फोनिक्स एंड द टर्टल, ठीक है। अब देखो मैं इसमें एक चीज बता देती हूँ आपको, ये जो 4 पोएम आपने लिखी है, पहले तो इनके आगे आप इनके ईयर नोट कर लीजिए कि ये कब कब आई थी, कब पब्लिश हुई। सो 1593, वीनस एंड एडोनिस 94, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, लवर्स कंप्लेंट जो है इट वाज पब्लिश्ड अंडर सॉनेट्स, ये जो है ना शेक्सपियर सोनेट के अंडर में पब्लिश हुई थी, तो ये पब्लिश हुई थी 1609 में, ठीक है। पैशनेट पिलग्रिम्स जो है वो 1599 में आई थी, और फोनिक्स एंड द टर्टल it was appeared in something around 1601। डन। तो ये जो है, अब इसमें देखो जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 पोएम +1, तो जो +1 वाली कैटेगरी है ना वो ये पैशनेट पिलग्रिम, ठीक है। द पैशनेट पिलग्रिम, दिस इज
the collaboration, because this is the collection of 20 poems. This is the collection of 20 poems, and minus 5. These 5 poems were written by शेक्सपियर. ठीक है, ये शेक्सपियर ने लिखी थी, जिसमें से 2 तो सोनेट ही थे. ठीक है, ये शेक्सपियर ने लिखी थी, और इन 2 पोएम में भी ना, सॉरी, इन 5 पोएम्स में से भी 2 जो है ना सोनेट्स ही थे. मतलब इसमें जो ऐड हुए थे वो 2 सोनेट्स थे. कौन कौन से थे? एक तो 138 और 144, 138 एंड 144. These were the 2 sonnets. Apart from this, तो this is the collaboration. तो इसलिए जो है ना, the passionate pilgrim. ठीक है, passionate pilgrim is a collection of 20 poems which was written by Shakespeare, but out of 20 poems only 5 poems were written by Shakespeare. ठीक है, और इसमें से 2 sonnets थे. सॉनेट्स की अगर हम बात करें तो आपने देखा ही होगा, सॉनेट जो है इनके ऑल इन ऑल सब सारे मिला के कब पब्लिश हुए थे? 1609 में, 1609 में. डन. तो ये जो है, दिस इज रिलेटेड टू पोएम्स. मैम हाँ जी, बोलो. मैम वो थोड़ा ना कंफ्यूजिंग हो रहा है. क्या कंफ्यूजन हो रहा था? कंफ्यूजिंग ये इसलिए हो रहा है कि जैसे अगर हम पैशनेट पिलग्रिम को निकाल दें ना, हाँ. तो 4 बच रही हैं. हाँ. अब पैशनेट पिलग्रिम जब कलेक्शन आया था तो उसमें 2 सोनेट को अगर हम हटा दे तो 3 पोयम इसकी थी. हम्म. नहीं नहीं, 3 पोएम नहीं थी इनकी, तो 5 की. ये 2 सॉनेट भी तो इन्होंने ही लिखे. ये भी तो नहीं नहीं, पढ़ो. मतलब जो 5 पोयम थी ना इसकी, हाँ हाँ. उसमें से 2 तो उसमें सोनेट थे, मतलब 2 तो हाँ. सोनेट्स थे ना, हम्म. तो 2 बाकी 3 ही तो सॉनेट्स थे. बचे. हाँ, 3 पोएम, लेकिन सॉनेट भी तो पोएम ही होगी ना, कहलाएगी तो सॉनेट भी हाँ पोएम सो ही. ठीक. तो उसको हम. वहां मतलब सोनेट अगर पोयम कहलाएगी ना तो तब भी तो 5 हो गए. हाँ, तो मैं वही तो बोल रही हूँ, 5 पोएम्स हैं. ये तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल इसलिए बताई कि इनमें अलग कोई पोएम नहीं थी, इसमें 2 सोनेट इंक्लूड थे, तो ये पोएम ही अच्छा, है तो मतलब. इसमें से ना, इसमें 4 पोयम यही थी इसकी. हाँ, 4 पोएम इनकी प्रॉपर ये लिखी हुई नहीं है. नहीं, वीनस एंड मिर्स. उस कलेक्शन की 4 पोयम इसी में से थी, यही 4 पोयम थी वो, 4 नहीं, 5. कि वो अलग थी कोई और थी? 5 थी, 5. मतलब 5 5 भी 5. थी ना, तो वो कोई और थी या यही वाली थी, ये वीनस एंड एडोनिस द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी यही वाली थी? नहीं नहीं नहीं, वो अलग थी. ये जो पोएम मैंने लिखवाई ना आपको, ये तो हम्म. लॉन्ग पोएम्स है, स्टोरी वाली. ये अच्छा. सारी लॉन्ग पोएम्स है. अ, अच्छा. ये फोनिक्स एंड टर्टल, ये सारी जो है ना एलिगरिकल पोएम है. एलिगरिकल अच्छा. पोएम मतलब जिसमें जो है ना स्टोरी डिफाइन की जाती है. अच्छा ठीक, और मैं समझ गया इसका हाँ. मतलब. हम्म. इसका अब आपकी आवाज कट गई. भी नहीं मानी जाएंगी, वो कौन माना जाएगा? 1 मिनट, फिर से बोलो, आपकी मैम, आवाज कट गई थी. मैंने कहा ना, हाँ. आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही, बोलो. मैंने कहा इसका मतलब पैशनेट पिलग्रिम्स के अंडर इसकी जो 5 पोयम है वो इसकी नहीं मानी जाएगी, वो कोलेबोरेशन माना जाएगा, इसके हाँ. अकेले की नहीं मानी जाएंगी. हाँ, 5 पोयम तो इसी की है, लेकिन जो बची हुई हम्म. 15 पोयम है ना, वो किसी और की है. रिमेनिंग 15 पोयम्स. इस हिसाब से तो 5 और 4 9 नहीं हो गए? 5 और 4 9 कैसे हो गए? अरे समझे नहीं. 5 उसकी. ये देखो, वही तो बोला, मैं कंफ्यूजिंग हो रहा है. ये जो ये इन 4 को तो हटा दो. देखो, 1 पोयम, 2 पोयम,
3 और ये 5वें नंबर की 4 पोयम, ये हटा दो, ये पोयम अलग है। ठीक। ठीक है। और ये जो हम्म। पैशनेट पिलग्रिम है, ये एक पूरी किताब है जिसके अंडर में 20 पोयम्स है। ठीक है। जिसके अंडर में 20 पोयम्स है, ये देखो मैंने एरो बना रखा है। इसके अंडर में 20 जी पोयम्स है, और उन 20 पोयम्स में से 5 पोयम्स जो है वो शेक्सपियर ने लिखी है। ठीक है। आई बात समझ में? नहीं आई? जी मैम। आई या नहीं आई ये बताओ जी मैम, क्या समझ में है या नहीं? आवाज आ रही है? आ रही है मैम आवाज। हाँ, आ गया समझ में अब? हाँ हाँ, जैसे मतलब आपने जो लिरिकल चार बैलेट्स पोयम है पढ़ा है, लिरिकल बैलेट्स पढ़ा हाँ है। वो जिसमें 4 उसकी हैं और 19 उसकी हैं, हाँ, 4 जो है कॉलरिज ने लिखी, कॉलेज की हैं। और 19 जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखी। कॉलेज हम्म। का कहीं नाम सुनाई देता है? अगर लिरिकल बैलेट्स आपके सामने बोला जाए तो किसका नाम ध्यान आता है? वर्ड्सवर्थ का है। क्यों? क्योंकि उसकी ज्यादा पोएम्स थी। वैसे ही हम्म। वैसे ही जो है ना, ये पैशनेट पिलग्रिम एक कलेक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 पोएम्स, ये चौथे नंबर पर अगर हटा दो तो ये 4 पोएम तो अलग हो गई, लंबी लॉन्ग पोएम्स है ये सारी। ठीक है। और ये जो पैशनेट पिलग्रिम है, ये जो है एक कलेक्शन है, बुक का मतलब पोएम्स का कलेक्शन है। इसके अंडर 20 पोएम्स है टोटल, जिसमें से 5 पोएम जो है शेक्सपियर की इंक्लूड है। ठीक है। इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, ये 4 बाकी की 4 अब आ गया पोएम्स, समझ। ये 4 तो हाँ, पूरी अब पूरी आ इसी गया की है। समझ जब आपने इसका लिरिकल बैलेट वाले का एग्जांपल से आ गया समझ। हाँ बस ये ठीक है। तो इसलिए इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर हम देखें ना, तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो पूरी की पूरी प्योर पोएम्स जो है 4 ही हैं, 1 2 3 और एक ये 4 जो शेक्सपियर ने लिखी, क्योंकि ये तो जी कोलैबोरेशन है। ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, शेक्सपियर के प्लेस के बारे में बात करते हैं जिसके लिए ये जाना जाता है। कल आपने हेडिंग में लिखा था द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा लिखा था। जी। हाँ। तो अब हम इनके प्लेज यानी कि इनके जो ड्रामा है उसकी बात करेंगे। क्या हम शेक्सपियर के प्ले, जो प्ले हम बोल रहे हैं बार बार, क्या हमें इसे प्ले बोलना चाहिए या फिर ड्रामा बोलना चाहिए? शेक्सपियर के प्लेस को प्लेस बोलना चाहिए या फिर ड्रामा? बताओ जरा। क्या अंतर है मैम दोनों में? ड्रामा, अरे स्पेलिंग गलत, एक सेकंड। ड्रामा एंड प्ले। ड्रामा जो है थिएटर परफॉर्मेंस के पर्पज से लिखा जाता था, जबकि प्ले जो है रीडिंग पर्पज से लिखा जाता था। ठीक है। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन हो जाती है यहाँ पर, ड्रामा आर रिटन फॉर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। पहला डिफरेंस। ठीक है। परफॉर्मेंस एंड प्लेज आर रिटन टू रिटन टू बी रेड। पढ़ने के पर्पज से लिखा गया प्ले ड्रामा प्ले कहलाता है। पहला अंतर तो ये हो गया दोनों में। दूसरा अंतर क्या होता है? सेकंड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस इज कि ये जो है एंशियंट टर्म है। दिस इज, चल क्यों नहीं रहा है, एंशियंट टर्म। और ये जो प्ले है ना, दिस इज मॉडर्न टर्म। इसलिए जो मॉडर्न राइटर्स है ना, उनके प्ले को प्ले ही कहा जाता है।
ड्रामा नहीं कहते हैं। और जो मॉडर्न प्ले लिखने वाले लोगों को क्या कहते हैं बताओ जरा। मॉडर्न प्ले लिखने वालों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्ले राइट। और जिन्होंने पुराने ड्रामा लिखे हैं उनको बोलते हैं ड्रामेटिस्ट, क्योंकि वो थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस के लिए लिखते थे। और मॉडर्न टाइम में जो प्लेज लिखे जाते हैं वो थिएटर में परफॉर्म नहीं होते, क्योंकि थिएटर ही नहीं है। ठीक है, अब वो सिर्फ पढ़ने के पर्पज से लिखे जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई वी कॉल द राइटर ऑफ द ड्रामा दैट इज ड्रामेटिस्ट, एंड द राइटर ऑफ द प्ले इज नोन एज प्ले राइट। प्ले राइट की स्पेलिंग पूछी गई थी पिछली बार, तो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड प्ले ड्रामेटिस्ट एंड प्ले राइट। क्लियर हो गया? तो शेक्सपियर को बताओ कौन सी कैटेगरी में रखोगे? ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट। ठीक है, तो अब इनके ड्रामा की बात करते हैं। सो इन्होंने जो है टोटल नंबर ऑफ इन टोटो he has written how many plays? 37। 37 plays। ठीक है, 37 plays। अब पूरे 37 प्लेस मैं आपको कल लिखवाऊंगी। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ इसमें क्या क्या जेनर इन्होंने यूज किए हैं। जेनर इन्होंने अपने प्ले में जो जेनर यूज करे हैं वो है ट्रेजेडी। 4 जेनर है, ठीक है, ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ जेनर आर 4। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 4 है ट्रेजेडी नंबर 1, दूसरा कॉमेडी नंबर 2, नंबर 3 बताओ कौन सा है? रोमांटिक। रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक ड्रामा, कॉमेडी नहीं, वो तो सब जनरल हो जाता है। ऐसे तो अच्छा, ट्रेजिक कॉमेडी भी होती ठीक ठीक ठीक। है। हिस्ट्री। हिस्टोरिकल ड्रामा। अब सब जेनर में सब आ जाएगा, जैसे रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी, रोमांटिक हिस्ट्री एंड ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजिक रोमांटिक ड्रामा, ट्रेजी हिस्टोरिकल ड्रामा, इस तरीके से। ठीक है, सब डिवीजन तो है, बट मेन जो है देयर आर 4 जेनर ही हैज यूज्ड इन हिज प्लेस, that is tragedy, comedy, romantic drama and historical plays. ठीक है, so these are the 4 genres he has used in his plays. Now how many tragedies he has written, how many uh, comedies he has written, ये हम देखेंगे कल। ठीक है, कल मैं आपको प्लेज से के साथ साथ मुझे याद दिलाना, या चाहे तो नोट कर लो, इसमें आपको ना इनका शेक्सपियर हेडिंग भी लिख लो मेरी। शेक्सपियर्स literary career can be divided into 4 periods. Shakespeare's literary career can be divided into 4 periods. ठीक है, बाकी कल आप मुझे बताना कि इन्होंने कितनी ट्रेजेडी लिखी है, कितनी कॉमेडी लिखी है, कितने जो है इन्होंने हिस्टोरिकल एंड कितने रोमांटिक प्लेस लिखे। ओके, सो लेट्स सी कि आज क्या रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं। चलिए कल मिलते हैं 10 बजे। ठीक है, थैंक यू, ओके मैम, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you.